दिसंबर 25, 1991 मॉस्को। क्रिसमस के दिन आखिरी बार सोवियत यूनियन के फ्लैग को लहराते हुए देखा गया था। सोवियत यूनियन जो दुनिया का सबसे बड़ा देश था वो कैसे टूटा और 15 नया अलग अलग देश बना। ये 15 देश जो पहले सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे वो कैसे टूटकर 15 देश बन गया और कैसे सोवियत यूनियन फिर से रसिया बन गया। इसके पीछे का कारण क्या था, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशनल वाइब्स टीवी। आज हम इस वीडियो में रेस एंड फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में देखेंगे। सोवियत यूनियन जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत यूनियन का हिस्ट्री शुरू होता है साल 1917 से। 1917 रशिया को स्टार निकोलस II नाम का एक राजा रूल कर रहा था। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था। उस वक्त रशिया कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन जो राजा रशिया को रूल कर रहा था वो इन प्रॉब्लम्स को अनदेखा कर रहा था और रशिया के लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सफर कर रहे थे। तो 1917 में व्लादिमीर लेनिन स्टार साम्राज्य के खिलाफ एक आवाज उठाते हैं। लेनिन एक सोशल आइडियोलॉजी ले आते हैं। उस आइडियोलॉजी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इस आइडियोलॉजी को रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो 1917 में स्टार्ट हुआ था। ये रेवोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ये रेवोल्यूशन रशिया और रशिया के आसपास वाले देशों में भी स्प्रेड हो रहा था। कुछ साल जाने के बाद 1922 में स्टार साम्राज्य टूट जाता है और रशिया एक कम्युनिस्ट देश बन जाता है और 15 देश मिलाकर एक नया देश का जन्म होता है। उस देश का नाम सोवियत यूनियन या यूएसएसआर रखा जाता है। सोवियत यूनियन बनने के 2 साल बाद 1924 में लेनिन की डेथ हो जाता है और लेनिन के बाद लेनिन की पोजीशन में स्टालिन आ जाते हैं। स्टालिन पावर में आने के बाद कम्युनिज्म में थोड़ा चेंजेस ले आते हैं। स्टालिन कम्युनिज्म में थोड़ा डिक्टेटरशिप वाला चेंजेस ले आते हैं। जब उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो उन्हें जान से मार देता था, तो उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। स्टालिन ने अपना रूल्स को स्ट्रिक्टली लागू करता था। जब कोई उनके रूल्स को ब्रेक करता था तो उनके साथ उनके फैमिली वालों को भी मार देता था। स्टालिन ने फार्मर्स के साथ भी अत्याचार करता था। उनके ज़मीनें छीनकर अपने कंट्रोल में ले लेता था। 1934 में स्टालिन ने एनकेवीडी बनाया। एनकेवीडी एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद है लोगों को ढूंढकर सजा देना। स्टालिन के पनिशमेंट बहुत डेंजरस होते थे, लेकिन स्टालिन ने सोवियत यूनियन के लिए कई सारे अच्छे काम भी किया है। स्टालिन के समय में सोवियत यूनियन में कोल, ऑयल और स्टील्स की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रहा था और कुछ साल जाने के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होता है। सोवियत यूनियन अलाइज पावर के साथ मिलकर अलाइड पावर के खिलाफ लड़ता है और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल तक चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस कंपटीशन को कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, जो 1945 से लेकर 1991 तक चला था। 1945 में जब अमेरिका ने अपना पहला एटम बम बनाया तो उसके 4 साल के बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटम बम बना लेता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कंपटीशन ये था कि कौन वर्ल्ड का सुपर पावर बनेगा और 1953 में स्टालिन की डेथ हो जाता है। स्टालिन की डेथ के बाद स्टालिन की कानूनों में थोड़ा चेंजेस ले आते हैं क्योंकि जनता स्टालिन की कानूनों से थोड़ा परेशान थी। स्टालिन के डेथ के बाद जॉर्जी मेलेनकोव यूएसएसआर का अगला लीडर बनते हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहा कोल्ड वॉर में अमेरिका की बराबरी करने के लिए सोवियत यूनियन अपना मिलिट्री को ज्यादा बढ़ा देता है और आर्म्स और वेपन्स बनाने के लिए ज्यादा खर्चा करता है। इससे सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक इफेक्ट होता है और 1949 में अमेरिका के साथ कंपटीशन करने के लिए सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन बनाने में बिलियंस में खर्चा करता है। इससे सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। सोवियत यूनियन अमेरिका के साथ स्पेस रेस में भी कंपटीशन करता है कि कौन पहले स्पेस में सैटेलाइट भेजेगा, कि कौन पहले स्पेस में एनिमल्स को भेजेगा, कि कौन पहले स्पेस में इंसान को भेजेगा। सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा था जिसका नाम था स्पुतनिक, जो अक्टूबर 4, 1957 को भेजा था। सोवियत यूनियन ने पहला एनिमल को भेजा जो एक डॉग था जिसका नाम था लाइका, जो नवंबर 3, 1957 को भेजा था और अप्रैल 12, 1961 को सोवियत यूनियन ने पहला इंसान को स्पेस में भेजा था जिनका नाम था यूरी गागारिन
और फर्स्ट वुमेन इन स्पेस का रिकॉर्ड भी सोवियत यूनियन के पास ही है, जिनका नाम था वैलेंटिना तेरेस्कोवा, जो 10 जून 1963 में गई थी। सोवियत यूनियन के पास फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस का रिकॉर्ड सोवियत यूनियन के पास ही है। तो सोवियत यूनियन स्पेस रेस में अमेरिका से काफ़ी आगे था। स्पेस रेस के अलावा सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दुनिया के कई सारे देशों को फंड करता है। क्यूबा, चाइना, लाओस, नॉर्थ कोरिया जैसे कम्युनिस्ट देशों को सपोर्ट करता है और उन्हें फंड भी करता है। और कोरियन वॉर में जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हुआ था, उसमें सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है और अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है। इसके वजह से सोवियत यूनियन कई सारे बिलियंस में खर्चा करता है नॉर्थ कोरिया के लिए, और वियतनाम वॉर में वियतनाम को सपोर्ट करता है और इसमें भी कई सारे पैसा लगता है। उसके बाद 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ता है, जिसे अफगान वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर 1979 से लेकर 1989 तक चला था। ये वॉर मुजाहिदीन के खिलाफ थी, क्योंकि मुजाहिदीन कम्युनिस्ट के खिलाफ थे। तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट को बरकरार रखने के लिए मुजाहिदीन के खिलाफ लड़े थे, जिसमें सोवियत यूनियन की कई सारे सोल्जर्स मारे गए और कई सारे घायल हुए। इन सभी चीज़ों से सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में बड़ा इम्पैक्ट होता है और सोवियत यूनियन अपने आप को साबित करने के लिए बिलियंस में खर्चा कर रहा था। कोल्ड वॉर के चलते सोवियत यूनियन ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहा था, जिससे सोवियत यूनियन की आम जनता की बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो पा रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं हो पा रहा था। और दुनिया भर की डेमोक्रेटिक देशों के प्रोग्रेस को देखने के बाद सोवियत यूनियन की जनता कम्युनिस्ट में इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा लूज कर रही थी। तो इन सभी चीज़ों के वजह से सोवियत यूनियन टूट गया था। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा एक मुख्य कारण भी है जिससे सोवियत यूनियन टूटा, वो था मार्च 1985। मिखाइल गोर्बचेव कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर बनते हैं और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज को इनिशिएट करते हैं जिससे सोवियत यूनियन के अंदर बड़ा बदलाव आता है। वो ग्लासनोइड्स और पेरेस्ट्रोइका नाम का पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्लासनोइड्स का मतलब पॉलिटिकल ओपननेस। आप डायरेक्टली सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है सरकार के खिलाफ अच्छा या बुरा बोलने के लिए। लेकिन स्टालिन के समय में ऐसा करने से जान से मार दिया जाता था। लेकिन गोर्बचेव फ्रीडम टू स्पीच वाला कानून ले आते हैं और स्टालिन के कानूनों को हटा दिया जाता है और जिन जिन लोगों को स्टालिन ने जेल में डाला था उन सबको रिलीज किया जाता है और स्टालिन के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। स्टालिन के बुक्स को जला दिया जाता है और वन पार्टी रूल को एलिमिनेट कर देते हैं और अब कई सारे पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऐसा कानून ले आते हैं गोर्बचेव। और सेकेंड पॉलिसी था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मकसद था कि इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। तो इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल को थोड़ा फ्री करके प्राइवेटाइजेशन करने की सोचते हैं। 1920 के बाद सोवियत यूनियन के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री उतना नहीं था, क्योंकि सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही थी। तो गोर्बचेव इसको चेंज करते हैं। जब गोर्बचेव इसको चेंज करते हैं तो कई सारे लोग गोर्बचेव के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और गोर्बचेव को हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। जिन जिन लोगों ने गोर्बचेव के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनका ये मानना था कि जो पॉलिसीज गोर्बचेव इनिशिएट कर रहे हैं वो कम्युनिज्म के खिलाफ है और कुछ लोग गोर्बचेव को सपोर्ट भी कर रहे थे। जो लोग गोर्बचेव को सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने गोर्बचेव को हाउस अरेस्ट से रिलीज करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ दिन बाद गोर्बचेव रिलीज होते हैं और फिर से कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बनते हैं। लेकिन इस बार उनके खुद के पार्टी के लोग गोर्बचेव को सपोर्ट नहीं करते हैं और 1989 में दुनिया के कई देशों में रेवोल्यूशन चलता रहता है। 1989 को ईयर ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उस समय में पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया में कम्युनिस्ट की सरकार थी, लेकिन ये तीन देश सोवियत यूनियन की हिस्सा नहीं थी। लेकिन इन देशों की सरकार वही करती थी जो सोवियत यूनियन की सरकार बोलती थी और यही से ही सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहने वाली देश जो सोवियत यूनियन के हिस्सा नहीं थी वो सब कम्युनिस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करती है। पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया के बाद ये रेवोल्यूशन चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी और यूगोस्लोविया में भी होता है और ये सब देश सोवियत यूनियन के कंट्रोल से बाहर आने की मांग करते हैं और ये रेवोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और कम्युनिस्ट सरकार को एलिमिनेट करती है और सोवियत यूनियन इन देशों से अपना कंट्रोल लूज करता है। इन सब को देखने के बाद जो 15 देश मिलकर सोवियत यूनियन बना था उनमें से कई सारे स्टेट्स जो सोवियत यूनियन के हिस्सा थी
वो सब अलग देश बनाने का मांग करते हैं, जिसमें अलग देश बनाने के लिए इन 3 देशों ने पहले मांग की थी। वो थी लटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। इन 3 देशों को बाल्टिक देश भी कहा जाता है। इन 3 देशों के बाद जॉर्जिया भी सोवियत यूनियन से अलग होने का फैसला करती है। अब सोवियत यूनियन के 15 में से 4 स्टेट्स अलग होकर 4 देश बन गया था। तो इसको रोकने के लिए गोर्बाचेव एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि जिन जिन जगह पे अलग देश बनाने की मांग हो रहा है उनको ज़्यादा लीडरशिप और पावर देने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर भी वो 4 देश जो होने की मांग कर रहे थे उनको इंग्लैंड, पोलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, जापान और फ्रांस, इन सभी देशों से बड़ा सपोर्ट मिलता है सोवियत यूनियन से अलग होने के लिए। और वो 4 देश सोवियत यूनियन से अलग हो जाते हैं और 4 नया देश बन जाते हैं। और 1991 आते आते सोवियत यूनियन के बाकी 11 में से 10 देश सोवियत यूनियन से अलग होने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपना आर्मी भेजती है, लेकिन आर्मी प्रोटेस्टरों के ऊपर गोली नहीं चलाते हैं। आर्मी अपने ही देशवासियों के ऊपर गोली नहीं चलाते हैं और यही से सोवियत यूनियन टूटकर 15 नया अलग अलग देश बन जाता है। और दिसंबर 21, 1991 को गोर्बाचेव सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए सभी देश के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और आलम आटा डिक्लेरेशन फॉर्म करते हैं। आलम आटा डिक्लेरेशन में गोर्बाचेव साइन करके ऑफिशियली उन देशों को अलग देश डिक्लेयर कर देते हैं। दिसंबर 25, 1991 के दिन गोर्बाचेव अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसी दिन आखिरी बार सोवियत यूनियन का फ्लैग मॉस्को में लहराया था और सोवियत यूनियन टूटकर रशिया बन जाता है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद बनी 15 नया देश: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्तोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान। और सोवियत यूनियन टूटने के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो ये था सोवियत यूनियन या यूएसएसआर टूटने की हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल वाइब्स टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।